आदाब, बहुत इस्तकबाल प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 11 अप्रैल यानी कल वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के लिए तमाम सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों ने जमकर पसीना बहाया है, खूब मेहनत की है, अवाम से लुभावने वादे किए गए हैं, यकीन दहानियों का एक लंबा दौर चला है और अब बारी है अवाम की कि वो जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होकर बेहतरीन उम्मीदवार का इंतखाब करें जो बुनियादी मसाइल के साथ ही साथ रोशन मुस्तकबिल का भी जामिन हो। 2019 की जंग कई मानों में बहुत अहम है, जिसकी बुनियाद पहले मरहले से पड़ जाएगी और यह पहला मरहला 2019 के लिए एक तरह से राह हमवार करेगा, एक समत तय करेगा 2019 चुनाव की। इसी पर आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क एक बार फिर जमहूरियत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। कल पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की तशहीरी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी, बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया और राय दहिंदगान से अपने अपने उम्मीदवारों को फतेह से हमकिनार करने की अपील की। 20 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों की 91 सीटों के लिए इंतखाबी तशहीर के दौरान रोड शोज, रैलियों, आसमानों में शगाफ कर देने वाले नारों के दरमियान पार्टी की फतेह के लिए आवाम को सब्ज बाग भी दिखाए गए और तरक्याती कामों की यकीन दहानी भी कराई गई। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबली की तमाम सीटों और उड़ीसा की 147 में से 28 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन के साथ असेंबली इंतखाबात भी होने हैं। मोदी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश जैसी कई रियासतों का दौरा कर जमकर इंतखाबी तशहीर की, तो वहीं राहुल गांधी ने भी कई रियासतों का दौरा करके इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। पहले मरहले में आंध्र प्रदेश के तमाम 25, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र के 7, आसाम और उत्तराखंड की 5-5, बिहार और उड़ीसा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार और लद्दाख की 1-1 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। तो वहीं पहले मरहले में कई अहम और वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला अवाम करेंगे, जिनमें आरएलडी सदर अजीत सिंह का मुकाबला बीजेपी के संजीव बालियान से होगा। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी बागपत से मरकजी वजीर सत्यपाल सिंह के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर महेश शर्मा एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर गौतम बुद्ध नगर से इंतखाब लड़ रहे हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मरकजी वजीर ममलिकत जनरल वीके सिंह कांग्रेस की डॉली शर्मा के खिलाफ मैदान में हैं। मरकजी वजीर ममलिकत हंसराज अहिर महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से फिर किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के जमुई से एलजेपी के सदर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फिर इंतखाब लड़ रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर से उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत का मुकाबला बीजेपी के विजय भट्ट से है, जबकि हैदराबाद से एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी एक मर्तबा फिर मैदान में हैं। यानी 2019 की जंग कई मानों में अहम है, जिसकी बुनियाद पहले मरहले से पड़ जाएगी और ये पहला मरहला 2019 के लिए एक समत तय कर देगा। न्यूज़ 18 उर्दू हर बार की तरह इस बार भी अपील करता है कि आपका वोट कीमती है, इसलिए बटन दबाओ, देश बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब बारी अवाम की है। अवाम कल बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलेंगे और एक फैसला करेंगे। अवाम उन उम्मीदवारों का फैसला कल ईवीएम में कैद कर देंगे जो काफी पहले से एक तरह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 2019 इंतखाबात की एक तरह से राह हमवार हो जाएगी पहले मरहले के बाद। पहले मरहले में क्या कुछ तस्वीर उभर कर आने वाली है, इसी पर हम बात करेंगे। क्या कुछ अहम इश्यूज हैं, इस पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजीव पांडे साहब, लीडर हैं बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। असद खान फलाही साहब मुस्लिम दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे साहब लीडर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। आबिद रसूल खान साहब लीडर हैं टीआरएस के, तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कल पहले मरहले के तहत इंतखाबात होने वाले हैं। जम्मू से हमारे साथ मेरे सीनियर साथी
नुमाइंदे समीर बट भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं असद खान फलाही साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, जमहूरियत का जश्न कल से एक तरह से शुरू हो जाएगा, कल पहला मरहला है। 2019 इंतखाबात को किस तरह से देखा जाए, असद खान फलाही साहब? देखिए अबू हुरैरा साहब, अभी आपने अपने इदारिये में भी बताया कि 2019 का इंतखाबात पिछले इंतखाबात से मुख्तलिफ है और जैसे जैसे और इंतखाबात होते जाएंगे 2024 और 29 वैसी वैसी हर इंतखाबात की एक अहमियत बढ़ती जाएगी। अगर आप 1952 के मैच, क्योंकि जनरल इलेक्शन से लेकर 1977 तक का देखें तो 1992 से 52 से लेकर 77 तक लोगों को यह लगता था कि वोट की कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक एक ही पार्टी इक़्तिदार में रहती थी। 77 के अंदर पहली बार ये लोगों को एहसास हुआ कि हमारा एक वोट पूरे देश की सरकार को बदल सकता है। और आज का जो आपका प्रोग्राम है वो ये है कि लोगों को जागरूक बनाना, लोगों के अंदर बेदारी लाना कि वो एक वोट की अहमियत को समझें। और अगर इसका कंपैरिजन मैं करूं अपने पड़ोसी मुल्क से, देख लीजिए कि आज हम दुनिया की सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हम है मुल्क के हम लोग रहने वाले हैं, यानी इससे बड़ी जमहूरियत दुनिया के अंदर नहीं है। और एक हमारे ही मुल्क पड़ोस का, उसके अंदर क्या हालत रही डेमोक्रेसी की, उसकी वजह यही रही कि लोगों को यह एहसास नहीं रहा कि वोट की अहमियत क्या होती है। वोट की अहमियत यह होती है कि आप इस वोट के जरिए ये मुंतखब करते हैं कि ऐवान इक़्तिदार में कौन लोग बैठेंगे, कौन लोग आपकी तर्जुमानी करेंगे, कौन लोग आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छे इक़दामात उठा सकते हैं, आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए कौन लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। यह हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए हर वोटर, हर इंसान जो इसके पास वोट देने का हक है, उसे चाहिए कि कल के दिन, चूंकि कल का शुरुआत हो रही है जश्न की, क्या कह लीजिए जमहूरियत के जश्न की और हिंदुस्तान के 2019 के इंतखाबात की, तो हर वो शख्स जिसको वोट देने का हक है और अधिकार है उसके पास, उसे चाहिए कि वो कल सुबह सबसे पहले जाकर वोट डालकर आए और ये देखे कैंडिडेट को कि कौन सा कैंडिडेट मेरे लिए बेहतर तर्जुमानी कर सकता है, मेरे मुद्दों को, मेरे मसाइल को, मेरी परेशानियों को ऐवान इक़्तिदार में कौन बेहतर तरीके से रख सकता है। मैं आज आपको एक और बात बताना चाहूंगा इसके साथ कि हमें यह देखने की जरूरत है कि हम लोग तो यंग लोगों को तो उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जो लोग ज़ईफ हैं, जो लोग कमजोर हैं, उसके बावजूद वो लोग वोट देने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वोट की अहमियत कितनी है। जो लोग फिजिकली चैलेंज हैं, जो लोग माजूर हैं, वो लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इस तरह से देश के निर्माण में या उसके ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस तरह से कुछ ताउन कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसे अपना एक फर्ज समझकर, एक वोटर का एक हक तो होता ही, लेकिन इसे एक फर्ज समझकर निकलना चाहिए। ये दीनी फरीजा भी है जी। इसको अगर मजहबी उससे नुक्ता नजर से देखें हुरैरा भाई, तो ये दीनी फरीजा भी है कि आप इस बात का इंतखाब को चूज कर रहे हैं कि कौन आपकी बेहतर तर्जुमानी कर सकता है, किसको आप ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक अखलाकी या दस्तूरी और फरीजा नहीं है, ये दीनी फरीजा भी है एक तरह से कि आप अपने हक को इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके में। क्योंकि कई बार प्लेटो का बड़ा मशहूर वो है ना कि कई बार अच्छे लोगों की खामोशी आपको ऐसे लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत कर देती है जो इस बात के मुस्तहिक नहीं होते कि वो आपके ऊपर हुकूमत करें। तो वोट ना देने की वजह से वो लोग आ जाते हैं हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए और इक़्तिदार में, जो लोग मुस्तहिक नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपनी वोट की अहमियत को समझने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपने वोट की अहमियत समझिए और अपने घरों से निकलिए। और कल जमहूरियत के जश्न का पहला दिन, मतलब पहला मरहला है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से निकलकर इसमें शामिल हुई है। राजू पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, खूब पसीना बहाया लीडरों ने भी, उम्मीदवारों ने भी, और अब जंग की घड़ी करीब आ रही है। ये मेरे हिसाब से भारत में डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा पर्व है और जहां भी इलेक्शन होते हैं
लोगों को बाहर निकल करके अपने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जहां भी देश में, जिस देश में भी जो मतदान का प्रतिशत जैसे जैसे देश में जो शिक्षा और सब चीजों का जो ऊपर की तरफ होता है, मतदान का प्रतिशत बढ़ता है और लोग कहते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो अपने लिए 5 साल के लिए एक चुनाव कर रहे हैं जो देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगी और इसके लिए हर आदमी को मतदान करना चाहिए। और आज के डेट में अगर आप पहले से देखें तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारे काम किए हैं। अब बहुत सारी फैसिलिटीज होती है और वहां पर कोशिश होती है कि कैसे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं कि कैसे लोग आए। हर कलेक्ट्रेट में उन्होंने कहा है कि लोगों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए और सब लोग आकर के अपने अपने इच्छा अनुसार जिनको लगे कि जो देश के हित में है, जो उनके हित में है, उनको मतदान करें और इस महापर्व में सम्मिलित होकर के डेमोक्रेसी को आगे ले जाए। बिल्कुल। और राजू पांडे, अगर फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत एक तरह से अहमियत का हामिल हो जाता है, बहुत अहम ये फेज है क्योंकि यहां से एक शुरुआत होगी, एक बुनियाद यहां से रखी जाएगी 2019 के चुनाव के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती में मुझे लगता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना जो पिछला परफॉर्मेंस है उसको दोहराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर के आगे गई है, लोगों को बताया है, लोगों के घर तक पहुंचे हैं, लोगों के घर में बिजली पहुंची है, लोगों के घर में गैस कनेक्शन पहुंचे हैं, लोगों को सुरक्षा मिली है। अगर आप यूपी के इस 8 सीट के लिए देख ले तो जिस प्रकार का यहाँ भय का वातावरण था, जिस प्रकार के भय के वातावरण को खत्म किया है यहाँ की सरकार ने और जिस तरीके से डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, जिस तरीके से काम हुए हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अजय उपाध्याय जी, जाहिर सी बात है कि कल से एक तरह से शुरुआत हो जाएगी, कल पहला फेज है, लेकिन कांग्रेस के लिए इस पहले फेज को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 2009 में जहां पर पहला फेज फर्स्ट फेज कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहा था, 2014 में बहुत गिरावट आई थी और अब बारी 2019 की है। अजय उपाध्याय जी, देखिए, पहले तो कल चुनाव का महापर्व है, जमहूरियत के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी जमातों के लोग आगे आएं और निश्चित तौर पे अधिक से अधिक वोट करें, क्योंकि वोट से ही सत्ता को बदला जा सकता है। सत्ता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। जहां तक कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले चुनाव के जो फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए थे उन क्षेत्रों का आकलन और इस बार के चुनाव का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे जिस तरह 91 लोकसभा चुनाव का जो कल उसके लिए मतदान होने वाला है, ये वो क्षेत्र है जहां कांग्रेस की विचारधारा सदैव अच्छे ढंग से संचालित होती रही है। ये वो क्षेत्र है जहां मजदूरों की आवाज को आवाज देने की जरूरत है। जमहूरियत को बचाने वाले जवान यहाँ पे सदैव संघर्ष किए हैं, चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई की बात करें या स्वतंत्रता के बाद भी जमहूरियत को कैसे एक तरह से यूनाइट करके रखा जाए, इसकी लड़ाई सदैव लड़ा है। ये वो क्षेत्र है जहां वैचारिक आधार पे लोग अपने चीजों को आगे बढ़ाने का बात करते हैं और लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पे इन क्षेत्रों में जो भी लोग चुनाव में वोट देंगे ये इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में जो सरकार रही है उन सरकारों का क्या ड्यूटी था और क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे 2014 में और कितने पूरे हुए। दूसरी बात, उन स्थानीय सांसदों का भी चुनाव करना है। तो जो भी लोग जाएंगे सभी जागरूक लोग हैं, वो जानते हैं कि 5 साल जिन सांसदों को उन्होंने अपने साथ रखा, क्या उन्होंने उनके एस्पिरेशन पर, उनकी इच्छाओं पर, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा कि नहीं, उनकी सुरक्षा, उनके हितों का ध्यान रखा पार्लियामेंट में कि नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी समझदार वोटर वोट करेगा और निश्चित तौर पे जब ये वोट करेगा तो देश के हित में वोट होगा और देश के हित में वोट हम चाहते हैं सभी लोग मिलकर के करें। ये जमहूरियत के महापर्व को सभी लोग सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा, दीपक पांडे, कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी के एक साथ आने के बाद, गठबंधन होने के बाद 2019 चुनाव और खासतौर से यूपी में जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, बहुत ज्यादा बदल गए हैं और कल जिस तरह से पहले फेज की शुरुआत हो रही है, कैसे देखा जाए आप लोगों की तैयारी को?
जी देखिए, तैयारी हम लोगों की तैयारी बिल्कुल सही अच्छी तरीके से हो चाहिए। सबसे पहले तो कल हम जो भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व उसका पहला फेज है। सबसे पहले मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि सब लोग घर से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और हम युवाओं की एक जो भागीदारी होती है कि हम लोग एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, हर एक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत जब पड़ेगा तभी लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और एक अच्छी सरकार रिफॉर्म करके हम लोग बना सकते हैं। जब वोट कम पड़ता है तो उससे क्या होता है कि जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं फिर बाद में वही लोग ब्लेम करते हैं कि सरकार ऐसी है, वो ये वैसी है। तो इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट होना चाहिए। और रही बात आपने जैसा पूछा कि हमारे गठबंधन की, हमारा गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। जैसे योगी जी आजकल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, कभी अली बजरंगबली, माननीय मोदी जी को देख सकते हैं आप, माननीय मोदी जी पुलवामा अटैक पे श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे जब ये लोग जब इतने बड़े स्तर पे इतने घटिया लेवल की पॉलिटिक्स की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन और विपक्ष कितना मजबूत हो गया है। नहीं तो फिर ऐसी क्या देन थी? आप 5 साल से सत्ता में थे, आपको विकास पे आपको अपने 5 साल का कार्यकाल रिपोर्ट कार्ड गिना करके वोट मांगना चाहिए था। आपको क्या जरूरत है पुलवामा पे? आप अगर पुलवामा पे वोट मांग रहे हैं तो आप गोरखपुर ट्रेजेडी भी मांगिए कि वहां इतने बच्चे मरे थे, उन बच्चों की मौत पे भी हमें वोट चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देना है। तो इस टाइप के आप अपने हर एक इंसिडेंट। मोदी जी तो कहते हैं कि मायावती घबराई हुई है, मायावती डूबती हुई नैया है और उन्हें अब मुसलमानों के सहारे की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या है कि एक बयान को तोड़ मरोड़ को दिखाने की कोशिश की गई, उसे योगी जी लेकर के आए। देखिए क्या है, किसी बयान को ये लोग तोड़ मरोड़ करके अपने तरफ जो मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जी अब मैं आपको देख लीजिए उस बयान में मैं आपको बता देता हूं। बहन जी ने एक बस खाली उत्तर प्रदेश की जनता को एक मैसेज देना चाहती थी कि यहां पे गठबंधन इतना मजबूत है कि आप लोग गठबंधन को वोट कीजिए। यहां पे कांग्रेस का कोई ऐसा दबदबा नहीं है कि जिससे आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आपका वोट खराब जाएगा। एक ऐसे मैसेज को इन्होंने ऐसे तोड़ करके, ऐसे मरोड़ करके योगी जी उसे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिए। और उसके बाद मोदी जी इस पे खुद बोलते हैं। उसके बाद अच्छा, मोदी जी बोलने के बाद देखिए इतनी गंदी लेवल की पॉलिटिक्स करते, पुलवामा शहीद लोगों के वोट मांग रहे हैं। बताइए कहां तक की बात है ये? अब उसके बाद फिर उनका बैक टू बैक इंटरव्यू आता, वहां पे जाकर के बोलते हैं, उनसे अगर कोई सवाल कर लिया जाता है इस पे तो बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। राजू बताइए, आपके एक तरफ लाइन से लगे हुए जो लीडर है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, साक्षी महाराज कहते हैं कि आप अगर राजू पांडे बीएसपी शुरू से कह रही कि मायावती के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका कहने का मतलब यह नहीं था जो बीजेपी पेश कर रही है। अबू जी, ऐसा है कि सारी मीडिया के पास वो बयान है, ईसी ने भी संज्ञान लिया है। मायावती जी ने क्लियरली धर्म के नाम पर वोट मांगा कि मुसलमानों भी कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी जीत जाएगी। देखिए ये दो बातें हैं। सबसे पहले बहन जी ने बोला उत्तर प्रदेश की जनता और पश्चिम के मुसलमान कैंडिडेट, जो उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस कुछ मुसलमान कैंडिडेट हमारी सीट पे ला रहे हैं, उनसे बचने के लिए कंफ्यूज मत होइए। दीपक जी प्लीज, आप जो राजीव भाई आप स्टेटमेंट को खुद बदल रहे हैं, आप स्टेटमेंट को खुद बदल रहे हैं। दीपक पांडे, दीपक सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं राजीव भाई, सुन लीजिए, चैनल पे बैठे हुए हैं। नहीं दीपक जी, जब आप बात कर रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। दीपक जी जब आप एक शब्द, मैंने एक शब्द नहीं बोला। जब अगर मैं सर झूठ बोल रहा हूं राजीव भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप मुझे घबराए हुए दिख रहे हैं। आप अगर झूठ बोलेंगे तो हम आपको रोकेंगे नहीं, मैं रुकूंगा बिल्कुल, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। मैं अपने टाइम पे भी बोलूंगा, आपके टाइम में भी रोकूंगा भी। सुनिए सर जी, मैं रोकूंगा अगर आप झूठ बोलेंगे। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा है, उस स्टेटमेंट को देखा है कि किस तरीके से मायावती जी घबराहट में मुसलमानों को केवल एड्रेस कर रही थी। वो क्यों मुसलमान लातूर में बताइए, अच्छा ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर लातूर में जाकर के, आप एक बात बताइए, आपको बस एक प्रश्न का जवाब देना है। प्राइम मिनिस्टर लातूर में जाकर के ऐसे बयान देते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? वो घबराए हुए हैं या नहीं घबराए हुए हैं? लातूर के जब आप लातूर वाले बयान पे क्या कहेंगे? योगी जी के अली और बजरंगबली वाले पे क्या कहेंगे? साक्षी महाराज के हिंदू। दीपक सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर अपना रिएक्शन मैं मौका दूंगा रिएक्शन का। दीपक पांडे नहीं, देखिए राजू पांडे ये इल्जाम मत लगाइए, राजू पांडे ये इल्जाम मत लगाइए। मैं सबको मौका दे रहा हूं, बस लास्ट जी बात पूरी कर लीजिए जी। ठीक है, फिर ठीक है, एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात, ऐसा क्या हुआ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, तो आप दोनों जो लड़ रहे थे, दोनों को साथ में आने की जरूरत क्यों पड़ी?
अगर आप कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, हम बहुत ही अनपॉपुलर थे यूपी में, फिर आप तीन पार्टियां मिलकर के क्यों चुनाव लड़ रही है? हिम्मत है तो अकेले लड़ लेते। इससे पता देखिए ये पांडे जी नहीं देखिए दीपक पांडे दीपक मैं आपकी तरफ से बात रख देता हूं। राजीव पांडे जी, आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी तीन लड़के बीजेपी के खौफ और डर की वजह से तीनों मिल गए, राजू पांडे आप लोग भी अकेले नहीं हैं यूपी में बीजेपी अकेले अपने दम पर नहीं लड़ रही है। नहीं, आरोप तो हमारे ऊपर है कि हमने कोई डेवलपमेंट का काम किया ही नहीं। अगर हम इतने पॉपुलर है, मेरा स्टेटमेंट सुनिए, आरोप हमारे ऊपर है कि मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया तो लोग उनको हटा देते, फिर आपको मिलने की क्या जरूरत थी? पहले तो आप अलग अलग लड़ते थे, बिल्कुल हटाएंगे, 5 साल पूरा होने दीजिए, बीच में देखिए किसी बहन जी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता तो इतना ये तो तरीका है मोदी जी की सरकार से, वो बीच में ही हटा देती, लेकिन सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी है, चुनाव होगा तो फिर रुकते ना, जाएंगे, अभी हटा देती ना, अभी चुनाव है, आपको खुद पता चल जाएगा। क्या मजबूरी हो गई बहन जी को कि गुंडों की पार्टियों के साथ अलायंस किया? गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके साथ अलायंस करने की क्या मजबूरी हो गई बहन मायावती जी को? ठीक है, मेरे ख्याल से राजू पांडे बात पूरी हो गई। अब आप डिबेट के बाहर आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, मैं आबिद रसूल खान साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, देखिए दीपक पांडे बात हो गई। दीपक बात हो गई, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से पहले मुझे समीर और आबिद रसूल खान साहब के पास जाना है। आबिद रसूल खान साहब, अभी तेलंगाना में असेंबली के चुनाव हुए हैं और अब वो उस चुनाव की जो गर्माहट है वो अभी भी बाकी है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो तेलंगाना में एक अच्छा माहौल टीआरएस के लिए एक तरह से बना हुआ है, बल्कि यूं कहा जा रहा है कि आपके मध्य मुकाबिल एक तरह से कोई है नहीं। बिल्कुल, देखिए अभी हुरेरा साहब, पहले तो मैं आप सबकी अपील में अपनी अपील भी मिलाना चाहूँगा कि और मैं तेलंगाना की आवाम से और दूसरे जो स्टेट्स इलेक्शन में जा रहे हैं वहाँ की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि कल आप ज़रूर वोट कीजिए और अपना हक़ पूरी तरीके से आप समझदारी से अपना हक़ अदा कीजिए और वोट ऐसा भी कीजिए जिसमें यह मुल्क की बेहतरी हो। दूसरी बात जो आप तेलंगाना के पूछे हैं, यहाँ के लोग तो बेचैन हैं कल सुबह के लिए जब वो टीआरएस को फिर से 17-16 सीट में जिताएंगे और असदुद्दीन अवैसी को 1 सीट में जिताएंगे। इसका रीज़न ये है कि 5 साल में जो हुकूमत काम करी है ये लोगों तक पहुंची है, इसलिए हमको कोई ऐसे मुद्दे लेकर सामने नहीं जाना है जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस जा रही है। हमको सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं, गुड गवर्नेंस पे वोट मांग रहे हैं, एक अच्छे लीडर और उसकी लीडरशिप पे वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए हम कोई ऐसा कम्युनल मुद्दा या कोई ऐसा मुद्दा हम बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ तेलंगाना में और केसीआर का एक मुद्दा है, गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी। हम बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो मुद्दा हमारा पक्का है और हमको यकीन है कि ये दोनों पार्टी का मिलाकर भी 270 तक नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो रीजनल पार्टीज हैं जिसके क्या एक कोशिश केसीआर साहब कर रहे हैं सबको नजदीक लाने की, ये जरूर एक उनका जो एक एम है ये एम पूरा होगा। और आप देखेंगे कि और केसीआर साहब का एम ये भी है कि अगर फेडरल फ्रंट बनता है तो केसीआर सेंटर में भी जा सकते हैं, ये भी एक उनका एम है। जी बिल्कुल, यानी केसीआर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर तस्वीर बदलती है तो पीएम मटेरियल, पीएम कैंडिडेट के तौर पर भी अपने आप को देखते हैं आबिद रसूल खान साहब केसीआर? नहीं, वो तो उन्होंने बार बार बताया है कि उन्होंने ये एस्पायर नहीं कर रहे हैं, ना उनकी कोशिश है। उनकी कोशिश ये है कि आज जो कम्युनल गवर्नमेंट है और जो पार्टी 60 साल हुकूमत करके जो कंट्री को फेल हुई है, ये दोनों पार्टीज हटकर एक फ्रंट बने, फेडरल फ्रंट, जो लोगों की तकलीफों को समझे और एक सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखे और ऐसी गवर्नेंस दे जिस तरीके की गवर्नेंस हम तेलंगाना में दी है और लोगों को खुश किए हैं। तो यही हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह ये कोशिश पूरी होगी। कल इसकी शुरुआत है और इसकी शुरुआत में मैं समझता हूं कि साउथ इंडिया में यही जो ग्रुप है, यही ग्रुप मेजॉरिटी जीतेगा सीट्स और ये शुरुआत से दूसरे भी स्टेट्स में। ठीक है, मैं टीआरएस के इश्यू पर ही राजू पांडे और अजय उपाध्याय से रिएक्शन ले लेता हूं। राजू पांडे, मैं 30 सेकंड आपको दूंगा। तेलंगाना जैसे रियासत जहां पर रीजनल पार्टी और इलाकाई पार्टी का दबदबा है, आखिर बीजेपी या कांग्रेस जैसी, मैं क्योंकि आपसे सवाल कर रहा हूं, तो बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी आखिर यहां पर इतना दबकर या इनके मुकाबले में कहीं नजर क्यों नहीं आते आप लोग? क्या वजह है इसकी?
मैं मानता हूं कि टीआरएस तेलंगाना में एक डोमिनेंट फोर्स है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस बार के जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे लोकसभा के, आप उसमें इसका परिणाम देखेंगे। नहीं तो असेंबली के चुनाव में तो बीजेपी की जो सीटें थी वो तो घट गई पहले के मुकाबले में, 2014 के मुकाबले में 5 से बिल्कुल घट गई। मुझे पता है कि घट गई, और सीट्स, क्योंकि उसके बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, ये तो फैक्ट है। लेकिन क्या है कि उस समय तेलंगाना में लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस के बीच में लड़ाई उस प्रकार की नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना सकती थी। अभी जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, देश में प्रधानमंत्री बनने के चुनाव है, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। फेडरल फ्रंट बना करके लूटने का चुनाव तो है नहीं। आपने देखा है कि फेडरल फ्रंट की सरकार बनी थी एक बार, वो थे देवगौड़ा जी, फिर बने गुजराल साहब। बड़ा एक इतिहास है। लूटना तो आप काम किए हैं, लूटने का काम आज है। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खुद ये बोलता है कि आपकी जो रफाल डील है, ये रफेल डील को रिविजिट करना है। लूटने का काम ने तो आप किया, मुल्क को कांग्रेस ने किया 60 साल। फेडरल फ्रंट और रीजनल पार्टीज तो कौम के लिए, गरीबों के लिए काम करे हैं, और कोई हमारे पास एलिगेशन नहीं है कि कहीं हम कोई फाइनेंशियल उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। मैं समझता हूं कि जो आपके ख्वाब है यहाँ पे, आपकी सीट आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद ख्वाब है आपके। यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड 0 रहेगा, आंध्रा में आपका स्कोर कार्ड 0 रहेगा, और बीजेपी और कांग्रेस का वजूद पूरी तरीके से हमारे स्टेट में खत्म हो चुका है, और कोई हिसाब से भी आप हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है, ना आगे आप कॉम्पिटिशन रहेंगे, क्योंकि आपके डिवीजन आपके बड़े से बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह यहाँ पे कैंपेन करे, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। कोई एक सीट आप जीत सके कैंपेन के बाद में। जब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना और आंध्रा एक ही रियासत हुआ करते थे, स्टेट, उस वक्त कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, कांग्रेस का यहां पर दबदबा था। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल यहां से टूट गई तेलंगाना से, और अब रीजनल पार्टी का दबदबा है यहां पर? देखिए, कांग्रेस ने अपनी जो प्रतिबद्धता थी दोनों राज्यों के लिए निभाई शुरू से लेकर के आज तक, और निश्चित तौर पे बड़ा भाई छोटे भाई की बात आ गई जब टूटा, तो उसके परिस्थितियां जब अलग हुआ तो किसी को नाराजगी होती है, किसी को प्रेम होता है। तेलंगाना में आज भी हम मेजर फोर्स हैं, और राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए तेलंगाना के लोग देखिएगा इस चुनाव में हमारे साथ पूरी तरह से रहेंगे। स्टेट में टीआरएस सच्चाई आप भी नहीं बता रहे, क्योंकि असेंबली के चुनाव अभी उपाध्याय जी हुए, मतलब आप कांग्रेस नायडू साहब के साथ तेलुगु देशम के साथ, और उसके बाद क्या हश्र हुआ, कांग्रेस और तेलुगु देशम का क्या हश्र हुआ वो सामने है। हमें 10 सेकंड दीजिए, हमें 10 सेकंड दीजिए। आपने बहुत लोगों को बहुत समय दिया है। ठीक है। तेलंगाना की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी आपने भी देखा क्या परिस्थिति थी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में टीआरएस कहां स्टैंड करती है। भाजपा का बी टीम है, भाजपा के साथ चली जाएगी, पूरे देश को पता है। और जहां तक बात है, जब भाजपा के साथ जाएगी क्यों, वही राफेल डील करने, वहां केसी राव का डील है, लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, और देश में राफेल और अनिल अंबानी का कंपनी बना रखा है मोदी जी ने। तो क्या देश के लोग बात फिर आगे निकल जाएगी। मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर कंपनी की बात आगे बढ़ जाएगी। मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा, ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं उससे पहले, ब्रेक से पहले, समीर, अभी दीपक पांडे जिस तरह से कह रहे थे कि पुलवामा जैसे इशू को भुनाने की कोशिश की गई, और हमेशा से देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं पूरे मुल्क में, कहीं भी चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के इशू को तमाम पार्टियां भुनाने की कोशिश करती हैं। और कल अब जमहूरियत का जश्न है और जम्मू कश्मीर के लोगों की बारी है। देखिए हुरेरा, आपने सही बिल्कुल कहा, और बड़े हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत दुख की बात है कि अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर इशू की बात करें, तो इसको सिर्फ बुनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जब भी इलेक्शन होते हैं तो धारा 370 हो, या अभी फिलहाल में जो एयर स्ट्राइक्स का मसला है,
आतंकवाद का, तो इन्हीं इश्यूज पर मरकूज रहती है, सारी बातें रहती है। और जो इमोशनल कार्ड खेला जाता है, चाहे वो सभी पार्टीज, मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करता, हर कोई पार्टी एक इमोशनल कार्ड खेलती है। जम्मू कश्मीर की पार्टीज तो खेलती ही खेलती है, लेकिन पूरे इंडिया में अगर जो पार्टीज हैं वो इमोशनल कार्ड खेलती हैं। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ सरहद के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ दूर दराज इलाकों में जिनको बिजली, पानी, सड़क नहीं है, वो लोग क्या चाहते हैं, वो अगर वोट डाल रहे हैं और भारी मुश्किलात के बावजूद भी वोट डाल रहे हैं, वो क्यों डाल रहे हैं? वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो, उनको रोजगार मिले, उनको फैक्ट्रीज खुले, यहाँ पे, यहाँ करप्शन जो सबसे बड़ा चैलेंज है पूरे इंडिया में, उसका खात्मा हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर ध्यान दिया जाता है, इसकी बात होती है, इस चीज को उजागर किया जाता है? नहीं। हमने इस इलेक्शन में भी देखा और जितने भी इलेक्शन भी हुए हैं आज तक, सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला जाता है। रीजनल पार्टी जो कश्मीर की हैं, जो वहां पे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बाकी पार्टीज, वो तो अपने कश्मीर सेंट्रिक इश्यूज को उठाती है। और जाहिर सी बात है समीर, ये एक मौका है सबसे बड़ा कश्मीर के आवाम के पास, ये मौका है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवारों को चुनकर लाएं जो उनके मसाइल हल कर सकें। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां पर बहुत मसाइल हैं, बहुत काम करने की जरूरत है। तो कल मुल्क जमहूरियत का जश्न मनाएगा। कल 2019 आम इंतखाबात के तहत पहले मरहले के लिए पोलिंग होनी है और बार बार न्यूज 18 उर्दू आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने सारे काम सुबह छोड़ दें और पहले जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाएं। और आज हमने नेता ऐप के जरिए जो सर्वे कराया था, हमारा सवाल यही था कि क्या पहला मरहला 2019 इंतखाबात के लिए रोड मैप तैयार करेगा, यानी क्या राह हमवार करेगा आगे के जो मरहले होने वाले हैं, या फिर 2019 का पूरा जो चुनाव है, क्या उसके लिए एक राह हमवार होगी पहले मरहले के जरिए, जिसका नतीजा और सर्वे भी आ गया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 40.98% लोगों ने कहा कि हां, ये पहला मरहला एक राह हमवार करेगा, रोड मैप तैयार करेगा बाकी चुनाव के लिए, जबकि 40.80% लोगों ने कहा कि नहीं, जबकि 18.22% लोगों ने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल यही था कि क्या पहला मरहला 2019 इंतखाबात के लिए राह हमवार करेगा, रोड मैप तैयार करेगा, जिस पर यह सर्वे आपके सामने। और लगातार आज प्राइम डिबेट में हम इसी इश्यू पर बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद फलाही साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, असद खान फलाही साहब, कि चुनाव जो शुरुआत जिनकी होती है डेवलपमेंट, तरक्की और विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन असद खान फलाही साहब, क्या आखिर होता है कि चुनाव जब करीब आने लगते हैं, पोलिंग करीब आने लगती है, तो जातियात पर, धर्म पर ये चुनाव मोड़ दिए जाते हैं, इनका रुख बिल्कुल मोड़ दिया जाता है, और अक्सर चुनावों में हमने देखा है। क्या वजह आखिर इसकी होती है? हुरैरा साहब, इसको अगर आप जो सवाल आपने पूछा है बहुत ही जायज क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा तारीख के पस मंजर में लेना जाना चाहूंगा। सबसे पहले तो इंडिया इज अ प्रो रिलीजन कंट्री। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूं कि हिंदुस्तान जो है एक प्रो रिलीजन कंट्री है। हिंदुस्तान यहाँ की सियासत में धर्म यानी मजहब जो है यहाँ की सियासत में सबसे अहम रोल प्ले करता है। और उसकी वजह यह रही कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान के लोग बहुत ही हसास हैं धर्म के को लेकर, मजहब को लेकर, तो इनको आपस में डिवाइड किया जा सकता है, तकसीम किया जा सकता है मजहब के नाम पर। और 1835 से लेकर आज तक, यानी भले ही हिंदुस्तान आज़ाद हो गया हो, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों ने मजहब को अपने साथ जोड़ा और हमेशा चुनाव के वक्त पर लोगों को बांटने के लिए, लोगों को असली मुद्दों से डेविएट करने के लिए कि वो अपने असली मुद्दे भूल जाएं और धर्म को पहले समझने लगे, उन्होंने मजहब का इस्तेमाल करा है अपने अपने फायदे के लिए। कोई भी पार्टी इससे धुली हुई नहीं है दूध की। मैं लेकिन एक बात यहाँ हुरैरा साहब कहना चाहूंगा, चूंकि आई कम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। जब मेरी एक कम्युनिटी के लोगों को एक ग्रीन वायरस कह के बुलाया जाता, देखिए एक होता आप मजहब के नाम पे लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं मायावती जी के किसी भी बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे सच में बहुत तकलीफ हुई हुरैरा साहब जब मेरी कम्युनिटी को, मेरे तबके के लोगों को यह कहा गया ग्रीन वायरस। आप समझ सकते हैं कितना डेरोगेटरी ये वर्ड है कि आप किसी के लिए वायरस किसी कम्युनिटी के लिए यूज करें। मैं यहाँ पे बैठे हुए राजीव पांडे जी जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इस तरह के अल्फाज किसी भी समुदाय के लिए या किसी भी कम्युनिटी और किसी भी तबके के लिए इस्तेमाल किए जाएं जो उसके जज्बात को, जो उसकी हसासियत को मजरू करते हो, तो आप कैसे इलेक्शन में अपने आप को स्टैंड करेंगे? वेयर डू यू स्टैंड इन अ पॉलिटिक्स?
आपके यहाँ शाइस्तगी नाम की कोई चीज रह गई या नहीं रह गई है, या हर तरह की के हरबे आप इस्तेमाल करेंगे जस्ट बिकॉज यू वांट टू विन द इलेक्शन? राजू पांडे, क्या वाकई में जो असल मुद्दे हैं उनसे आवाम को भटकाने के लिए, वोटर को भटकाने के लिए क्या इस तरह की बातें की जाती हैं चुनाव में? शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है कि डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आखिर में आते आते देखिए क्या हश्र होता है। आज अली और बजरंगबली की बातें हो रही हैं चुनावी रैलियों में। नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूं, जनता है वो देख रही है कि किसने डेवलपमेंट किया है, किसने नहीं किया है। जब बातें होती है ना, जिस प्रकार से एक गोलबंदी हो रही है इस देश में, और हर पार्टियां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसका एक काउंटर रिएक्शन होता है। जिस तरीके से ये जो हरे रंग के बात और अली और बजरंगबली जी के बारे में जो बात हुई, वो मायावती जी के बाद जो उनके स्टेटमेंट के परिप्रेक्ष्य में हुई है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं, भारत की जनता बहुत ही सुशिक्षित और समझदार जनता है, वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को समझती है, और जो लोग काम करते हैं ना, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में क्यों बोल रहे हैं, रनिंग कमेंट्री क्यों चला रहे हैं। मेरा ये कहना है, आप नहीं, राजू पांडे टर्म में बता दीजिएगा जो आपको लगे। राजू पांडे बोलना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक को लगेगा कि ये सही बोल रहे हैं। झूठ को तुरंत पता चलना चाहिए लोगों को, या ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है राजू पांडे, बात अरे दीपक पांडे जी, झूठ को अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ करते हैं तो 0 सीट पे क्यों चले गए? जनता ने आपको क्यों उखाड़ के फेंक दिया? आप भी 2 पे 0 पे रहे हो। समय की बात होती है, आप अभी पहली बार आए हो पूरी देश की जनता, ठीक है, घमंड ठीक नहीं है। जनता अगली बार उठा के फेंक देगी आपको भी 2 पे 4 पे। मैं बार-बार कह रहा हूं, ठीक है, ये जनता का सम्मान कीजिए। काम करना चाहते हैं देश की जनता के लिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, पता होना चाहिए आपको। पता है कि नहीं आपको ये बात? हमें इसका गर्व नहीं है। मेरा ये कहना है, अभी आज हमें जनता नहीं दी है, कल को हमें दे देगी जनता। काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे उनको वोट मिलेगी। आप इस तरीके से आप लोग काम पे नहीं वोट मांग रहे हैं, आप लोग हरा और भगवा पे वोट मांग रहे हैं। पार्टी ने काम किया है इसलिए मिलेगा। प्रधानमंत्री है, आपके जो प्रधानमंत्री, उनको अपना प्रधानमंत्री में शर्म आती है, क्योंकि वो ऐसी बात करते हैं, कभी खालिस्तान और शमशान की बात करते हैं, कभी जाकर के वो पुलवामा गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जीरो सीट है, प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूं उन्हें बीजेपी का नेता, इसलिए बीजेपी का नेता करना पड़ता है। बेगानी शादी में भाई, आप जैसे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो पिछले चुनाव में दिए हुए भाषण को इस चुनाव में किसी नेता के परिप्रेक्ष्य के बाद बता देते हैं, इसलिए शर्म आती है। और लाइव डिबेट टीवी में आपको टोकना पड़ता है बीच में कि आप लोग इतना झूठ बोलते हैं, जनता को इतना गुमराह करते हैं। मैंने कहा कल उन्होंने कहा है स्टेटमेंट, तो आप अभी हुरोरा जी ने कल के स्टेटमेंट के बारे में बात की है। दीपक जी, झूठ बोलने से आपका कुछ बनने वाला है नहीं। जीरो सीट कब का स्टेटमेंट राजीव भाई, कब का स्टेटमेंट? देखिए दीपक पांडे, ये अली बजरंगबली, ठीक है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये स्टेटमेंट आया था योगी जी का, लेकिन इस चुनाव में भी वही बातें हो रही हैं। इस चुनाव में भी यही बातें हो रही हैं। शुरुआत तो कौन किया था? अबू भाई, ये समझ से ऊपर की बात है, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, कल की बात है। ठीक है, सुन जी फलाही साहब, हम समझ रहे हैं भली ठीक है। दीपक सुनिए, दीपक पांडे, शुरुआत किसने की थी, बस ये बता दीजिए। दीपक सुन लीजिए, फलाही साहब कुछ कह रहे हैं जी। असद साहब, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं हुरैरा साहब कि देखिए, तमाम मुद्दों को भुला के जो असली मुद्दे थे जनता के सामने जो रखे गए थे 2014 में, वो सारे के सारे मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, वो कौन सा बड़ा मुद्दा है? राष्ट्रवाद का, कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं या नहीं है। भाई आप देखिए, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा जो है देशभक्त है, वो इस देश से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, मुहिब्बुल वतन है, वतन परस्ती उसके जिन्स के अंदर, उसके अंदर है। आप किसी को नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद का पूरा मुद्दा लाके खड़ा इसलिए किया गया कि जो बुनियादी मुद्दे थे, जो जनता जनार्दन के बुनियादी मुद्दे होने चाहिए थे, महंगाई के ऊपर कोई बात करने वाला, आज पता किसी को पता दालें कितनी महंगी चल रही हैं? जो बुनियादी, किसान इस वक्त कितना सुसाइड कर रहा है, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार है नहीं, कोई बात है। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। युवाओं का रोजगार तो कॉमन हो चुका है हर जो, बल्कि सबसे बुनियादी मुद्दा वही है कि अगर सबके पास रोजगार हो जाए तो इस तरह की जो घटनाएं होती है वो किसी तरह से। ठीक है राजू पांडे, जल्दी से बहुत जल्दी, मैं 30 सेकंड दूंगा बस जी। दाल 200 से 80,
दाल 200 से 80 रुपए की है, दाल 200 से 80 रुपए की है। देखिए जनता देख रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैस कनेक्शन बढ़े कि नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षा का जो हमारा तंत्र था जिसमें एक एंटनी साहब ने कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्या उस पर हम आगे गए कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं ये इस तरीके के हिंदू मुस्लिम से वोट जो है ना जनता देख रही है डेवलपमेंट पे ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूं देश की जनता मोदी जी के नहीं, जब इतना काम किया तो इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है राजू पांडे? जब इतना विकास इतना डेवलपमेंट किया है तो आखिर इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरा सवाल ये था राजू पांडे कि जब इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतनी तरक्की, आप लोगों की जो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बांटने वाली बयानबाजियों की जरूरत क्यों पड़ रही है राजू पांडे? क्योंकि राजीव भाई आपकी बुनियाद है बांटने वाली राजनीति पे। क्योंकि मायावती जैसे और अखिलेश यादव जी जैसे, लालू यादव जैसे, उनके जो सुपुत्र है तेजस्वी यादव जैसे, ये इस इलेक्शन को कॉमनलाइज कर रहे हैं। मायावती जी को किसने कहा था सहारनपुर में जाकर कहने के लिए? निरंजन ज्योति क्या कर रहे हैं तेलंगाना में? हमें पता है कौन कॉमनलाइज कर रहा है। आप जैसे किसने पहले शुरुआत की मुस्लिम और हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं? अगर आप मुसलमान का वोट मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बाकी बच्चे लोग अजय उपाध्याय, आबिद रसूल साहब आपके पास भी आ रहा हूं, आबिद रसूल साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अजय उपाध्याय जल्दी से आपका रिएक्शन। आप बताइए 2019 में वो मुद्दा, ठीक है दीपक मैं आ रहा हूं, अजय उपाध्याय जी का रिएक्शन भी इस पर ले लेते हैं। बहुत अहम इशू है ये जी। ये लोग मछली बाजार क्यों बना देते हैं? जी अजय उपाध्याय जी, डिबेट को डिबेट की तरह रहने दिया जाए, डिबेट को मछली बाजार ना बनाए, पहली बात। बिल्कुल। जहां तक प्रश्न है चुनाव में, इन्होंने तो सब काम सच में कर रहे हैं। मोदी जी कह ही रहे हैं कि इससे पहले सब चीज नामुमकिन था। मोदी जी आए तो इस देश में पढ़ाई के लोग शुरुआत किए हैं, मोदी जी आए तो इस देश में रेल की शुरुआत हुई है, मोदी जी आए तो इस देश में लोग अंतरिक्ष की बातें और अंतरिक्ष साइंस का डेवलपमेंट हुआ, मोदी जी आए तो लोगों को रोजगार मिला, मोदी जी आए तो लोगों को चूल्हा से मुक्ति मिली। इससे पहले किसी चीज से किसी को कोई मुक्ति नहीं थी। सब काम इन्होंने कर दिया। इसीलिए घोषणा पत्र में भी जो इन्होंने डाला है, अब नए नए वादे छलावे और झांसे, क्योंकि पुरानी तो सारी चीजें पूरी कर दी। अच्छे दिन आ गए, 15 लाख रुपए आ गए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई, अब किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे भैया, जब विकास पे बात करनी थी तो विकास पे आते, वोट मांगते। है हिम्मत तो अभी भी, जो चुनाव आगे बचे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। विकास का नारा था, आप विकास पे आइए, सभी लोग विकास पे वोट मांगने के लिए तैयार है, लेकिन आपको विकास नहीं चाहिए। आज तो इमरान खान ने भी कह दिया कि मोदी जी जीतेंगे तो कश्मीर की समस्या वही सॉल्व करेंगे। मैंने मोदी जी को जिताने के लिए फिर इनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है। कभी राम पे, कभी रहीम पे, कभी हिंदू पे, कभी मुस्लिम पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी गांव पे, कभी इसी पर राजनीति कर रहे हैं। अरे गरीबों की भी आवाज सुन लीजिए, उनके साथ न्याय कीजिए, किसानों की आवाज सुन लीजिए। ठीक है, मैं आबिद रसूल खान साहब इसी इशू पर आपके पास भी आना चाहूंगा। आबिद रसूल खान साहब, कम से कम रोजगार दीजिए। आबिद रसूल खान साहब, आपको लोगों ने इतनी इच्छाएं जताई थी। ठीक है, यही मुद्दा होना चाहिए। आबिद रसूल खान साहब, जब हिंदी बेल्ट में चुनाव होते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां होती हैं। बताना चाहूंगा आबिद रसूल खान साहब, मेरा सवाल भी ले लीजिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए जी। आबिद रसूल खान साहब, हिंदी बेल्ट में जब मुल्क में हम देखते हैं कि इस तरह चुनाव होते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां होती हैं, जातियात पर या धर्म को लेकर इस तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन हमने देखा कि तेलंगाना के असेंबली चुनाव में यही हथकंडा योगी जी ने हैदराबाद आकर या तेलंगाना आकर आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका यह हथकंडा यहां नहीं चला था। बिल्कुल, मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था कि जो पार्टी विकास नहीं करती है, ये सब करना पड़ता है। हमारे पास जो विकास हुआ है, हम विकास पे वोट मांगे हैं। बीजेपी तेलंगाना में भी आकर अपना लेबोरेटरी सेटअप की थी। असेंबली इलेक्शन में काफ़ी बयानात हुए थे, काफ़ी मीटिंग्स हुए थे, जहां तक कि हैदराबाद को नाम बदल देने की भी बात हुई थी और जो एमआईएम को यहां से भगा देने की बात हुई थी। ऐसे कई बातें हुए थे, मगर लोग जिसको टोटली रिजेक्ट किए और पूरे 5 से वो 1 नंबर पे आ गई। वो भी एक जो जीता था 1200 वोट की मार्जिन से जीता है। तो यहाँ पे तेलंगाना की जो जनता है और तेलंगाना के जो लोग हैं, वो सेक्युलरिज्म चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, एक हिंदू मुसलमान एक ब्रदरहुड चाहते हैं, जिसकी हम मिसाल रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर आप आके लेबोरेटरी स्टार्ट करेंगे और अपनी झूठ की सरकार यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ के लोग उसको टोटली रिजेक्ट करेंगे। और उसका आज यहाँ पे बड़ा सबूत यह है कि योगी जी अपने मीटिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स पूरे मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, अमित शाह अपनी मीटिंग यहाँ से कैंसिल कर चुके हैं और आंध्रा चले गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है और ऐसे बातों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो झूठ है वो तो झूठ इतना है कि हमारा पेंशन स्कीम को भी वो अपना पेंशन स्कीम बनाते हैं। यहाँ पे जो लोगों को, फार्मर्स को जो हम पैसा पहुंचा रहे हैं 10,000 रुपए, जो वो कॉपी करके सेंटर में बोल रहे हैं, अब वो ये बता रहे हैं कि वो स्कीम हमारा था और टीआरएस कॉपी की है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इनको हमारे लीडर्स भारतीय झूठ पार्टी का नाम दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी हटा के, और यही नाम से इनको तेलंगाना में जाना जा रहा है आज। तो ये बात बिल्कुल सही है। मेरे को पैनलिस्ट जो बीएसपी के हैं वो भी बता रहे थे कि ये लोग जब हार इनके सामने आ जाती है तो उसके बाद ये लोग अपना पूरा कॉन्शियस भूल जाते हैं और कुछ भी बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए कि पहले के लीडर्स ये बात करते थे कि हम हारे तो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन बनेंगे, मगर यहां पे रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की बात ही नहीं है। हम हारे तो सबको लेके हम गवर्नमेंट बनाएंगे बोलकर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो इससे बिल्कुल ये बात राजू पांडे इस पर जी, राजू पांडे तैयारी नहीं। राजू पांडे, क्या वाकई में जो आबिद रसूल खान साहब कह रहे हैं कि चाहे वो किसानों की स्कीम हो जो 6,000 रुपये तेलंगाना आप लोगों की हुकूमत ने ऐलान किया है 6,000 रुपये किसानों को देने को लेकर, या पेंशन की स्कीम, क्या वाकई में केसीआर का जो मिशन है, उनकी जो स्कीम है, क्या उसकी नकल आप लोगों ने की है, जो इल्जाम लगा रहे हैं आबिद साहब? अब कई लोग अब इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो केसीआर साहब की नकल करते हैं। केसीआर साहब वहां क्या कर रहे हैं जनता को पता चल रहा है, जनता को पता है। देखिए कई बार क्या है ना कि बिहार में एक समय में 15 साल तक लालू प्रसाद जैसे भ्रष्ट व्यक्ति ने भी राज्य किया है। इसका यह मतलब नहीं होता है कि केसीआर जी जो कर रहे हैं उनके सुपुत्र कहां से क्या कर रहे हैं पूरे तेलंगाना को पता है। समय आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। मैं नहीं कह रहा, कई जब लालू यादव जैसे लोग 15 साल तक शासन कर सकते हैं बिहार में, जहां पर मगध का शासन था, तो हो सकता है टीआरएस का भी समय चल रहा है, उनको शासन हो रहा है। और यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी यानी सारी जो योजनाएं हैं वो टीआरएस से ले ली है, तो इस पर मुझे हंसी आने के सिवाय मुझे कुछ नहीं। पांडे जी, थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़कर आया करिए, जमहूरियत के बारे में। ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप कितनी ही बेहतरीन गवर्नेंस दे दें और कितनी अच्छी हुकूमत दे दें, एक वक्त के बाद लोग आपको तब्दील कर देते हैं। यह जमहूरियत की खूबसूरती है। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे आप कह रहे हैं ना कि करप्टेड लोगों ने हुकूमत कर ली 15 साल। ये नहीं है, आप चाहे अच्छी हुकूमत दें और चाहे आप बेकार दें, एक वक्त के बाद लोग आपको तब्दील कर देते हैं। मैंने कुछ और कहा, आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा लालू यादव जैसे करप्ट लोगों को भी 15 साल जनता ने साथ दिया। जमहूरियत की बात अब क्या कर रहे हैं? मैंने तो भी तो यही कहा कि लालू तो टीआरएस को अगर आज समर्थन मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो दूध की धुली हुई पार्टी है या वो जो कर रही है अगर आपको तो अगर आपको समर्थन मिल रहा है तो फिर आपसे भी तो अप्लाई होगा। आप स्कॉलर हैं, केवल आप जिस चीज का स्कॉलर है वहां जमहूरियत नहीं है। देखिए आप जमहूरियत की बात कर लेजिटिमेसी नहीं है। देखिए ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी यही होती है कि आप चाहे जनता के मैंडेट पर आप डिसाइड कर रहे हैं, जनता के मैंडेट पर जनता ये जानती है कि कौन गवर्नेंस करने हैं और उसके बाद ही वोट कर रहे हैं। और आपका तो दावा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मैंने कहा तो सर यूपीए 2 से ज्यादा मिनिस्टर हैं आपकी कैबिनेट और आपके उसके अंदर, आपको पता है? आप बताइए ये कैसे हो गई मिनिमम गवर्नमेंट व्हेन यू आर हैविंग मोर मिनिस्टर देन यूपीए? मैं तो डेमोक्रेसी पे बात कर रहा हूं, मैं दूसरे विषय पे नहीं ले जा रहा हूं, सॉरी। मैं तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आज का विषय, आज का सब्जेक्ट, आज का मुद्दा यही है। क्या कहा? बटन दबाओ गलत और देश बदलो। डेमोक्रेसी समझ नहीं सकते। डेमोक्रेसी समझ आप कैसे समझ सकते हैं डेमोक्रेसी? मैंने क्या कहा कि लालू यादव से भ्रष्ट व्यक्ति को भी कई बार जनता धोखे में आपको ठीक है लास्ट 2 मिनट है मेरे पास, मैं सबको 20 सेकंड दूंगा। ठीक है राजू पांडे बात हो गई। अब कल अवाम फैसला कर देंगे। पहला मरहला है, फर्स्ट फेज है, कल अवाम की बारी है और वो फैसला करेंगे। मैं 20 सेकंड सभी को दूंगा। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे वोटर से? अजय उपाध्याय जी आपसे शुरू करूंगा, 20 सेकंड आपको।
का महापर्व है, सभी लोगों को निकलना चाहिए और देश में एक नए दिशा और नए बदलाव के लिए, मजबूत भारत के लिए वोट करना चाहिए, जहां कम से कम गरीबों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, जमहूरियत को न्याय मिले और जमहूरियत और मजबूत हो। दीपक पांडे, कल बहुत 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 अहम दिन है और कल का दिन 2019 के चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय कर देगा। भविष्य के निर्माण करने के लिए एक अच्छी सरकार के लिए वोट करें। बिल्कुल। राजू पांडे जी, क्या कुछ अपील करेंगे न्यूज 18 के इस स्टेज से? मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो वोट जरूर करें, पहली बात। और देश में जो आपको लगे कि जो इस देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट साथ में कर सकती है, उस एक मजबूत सरकार के लिए वोट करें और वोट आकर के अपने मन से जिसके भी आप समर्थन में उसको वोट करें। ठीक है आबिद साहब, लेकिन सब लोग वोट करें, सब लोग वोट करें और बांटने की सियासत नहीं होनी चाहिए। जी आबिद साहब, संविधान से आबिद साहब जी इसका इस्तेमाल करिए। जी मैं आपके जो चैनल के देखने वाले करोड़ों भारतीयों से मैं अपील करूंगा, खास तौर पे जो सदर्न स्टेट्स में हैं जहां पे फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन हो रहा है, कि आप जरूर वोट करें और सुबह पहले वक्त आप निकलकर अपनी वोट डालें। और ये वोट आप समझकर डालें कि ये 2019 एक हिस्ट्री में एक नया दिशा अपने मुल्क को दिखाएगा और नया एक रुख लेकर जाएगा, जिससे हमारी बेहतरी, हमारे बच्चों की बेहतरी होगी, हमारे मुल्क की बेहतरी होगी। जी 15 सेकंड असद खान फलाही साहब आपके पास हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे टीवी के जरिए, हमारे चैनल के जरिए आवाम को? हर वोटर को ये समझना चाहिए कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, और सरहदी इलाकों पे हमारे फौजी जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर पीसफुल तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो सके, इसके लिए कोशां हैं। तो हर वोटर को चाहिए कि उनकी ख्वाहिशों को और इलेक्शन कमीशन को देखते हुए, जमहूरियत को देखते हुए अपना अपना ताउन इस देश की को बदलने में ताउन करे जितना ज्यादा। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि न्यूज 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है कि बटन दबाओ, देश बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया राजू पांडे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय उपाध्याय जी आपका भी शुक्रिया, असद खान, फलाही साहब, दीपक पांडे जी, आबिद रसूल खान साहब और समीर भी हमारे साथ जुड़े थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।